नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु प्रकरण के बाद सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच सीजेआई बी.आर. गवई की अध्यक्षता में सुनवाई कर रही। अब सिचुएशन ये हो गया है कि इसके अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव पे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील हैं, चाहे वो पक्ष से हो या विपक्ष से, वो इस मामले में शामिल है, किसी न किसी तरह से इसमें शामिल है। और जब जब इसमें सुनवाई हो रही है और चीजें निकल करके आ रही है, उस बातों का विश्लेषण हम आपके पास लगातार पहुंचा रहे हैं। इसी सिलसिले में इस मामले से जुड़े हुए आगे क्या प्रोसीडिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट को ये बातें अब कहीं ना कहीं समझ में आने लगी है कि जो 2 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया जिसमें राज्यपाल को 1 महीने का और राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर किसी भी बिल को पास करने के लिए बाध्य करना या उसे वापस लौटाना वाला मसला शामिल था। जबकि संवैधानिक पीठ की बात होती है तो सबसे पहले तो जो 2 जजों ने फैसला लिया वो ही गैर संवैधानिक था। 2 जज कभी भी ये फैसला नहीं ले सकते। कम से कम 3 जज होने चाहिए थे, नहीं तो 5। लेकिन जो उन 2 जजों ने फैसले लिए, ये मैंने पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात लग रही है कि उसे कहीं ना कहीं अपने नाक की लड़ाई लग रही कि अगर हमारे जजों ने कोई फैसला सुना दिया तो इसको हम कैसे बचाव कर सकते हैं। और इसी वजह से अननेसेसरी इस केस को झूठ मूठ कर लंबा घुमाया जा रहा है। नहीं तो ये मामला को वैसे ही खारिज कर देना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसके तहत उन्हें जो छूट मिली हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट तो खास करके कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिए, एक बात को समझना बहुत जरूरी है। लोग बातों को मिक्स कर देते हैं। कई सारे लोग जब कमेंट करते हैं, कई सारे वकील इसमें खड़े हैं जो अलग अलग केसों में दलील देने के उस्ताद हैं। वो लोग अपने सहूलियत के हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। जब वो खुद उसमें फंसने वाले होते हैं तो उसको दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं, और जहां पर उनको लगता है कि नहीं नहीं ये चीजें हमारे फेवर में, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं। लेकिन इन सब बातों के इतर बात ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जजें हैं उनका विवेक क्या कहता है। और आज के प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, मान लीजिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो उन्होंने आदेश दिया अगर उसको नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? क्या उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकालेगा? यह संभव है? क्या यह काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, ये बात तय है। तो क्या कुछ हुआ? आप जानते हैं कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सरीके वकील इसमें शामिल हैं, और उनके तर्क को अगर आप सुनेंगे तो आप भी अपने माथे को पीटेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये भी आगे चर्चा में लाएंगे इस विषय को। लेकिन क्या कुछ हुआ? राष्ट्रपति को विधेयक भेजे जाने के मामले से केवल संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करेंगे, ऐसा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। वो विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के संविधान की व्याख्या ही कर सकता है।
आपको याद होगा, इससे पहले मैंने बनाया था वीडियो, उसमें कहा था, और जब साल्वे साहब उसमें शामिल हुए थे महाराष्ट्र के वकील के तौर पे, तो उन्होंने एक सवाल किया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट नया संविधान लिखने की कोशिश कर रहा है, और क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कोई नया संविधान लिख सकता है। आपको याद है ना, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब से ये पूछा गया था कि संसद बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था संविधान बड़ा है। तो जब संविधान बड़ा है और संविधान में हर किसी की अपनी ड्यूटी तय की गई है, किसके क्या अधिकार हैं, उस अधिकार क्षेत्र में दूसरा इंटरफेरेंस कर ही नहीं सकता। ये बात उनको बहुत भली भांति पता है। फिर इस तरह की चीजों को लंबा खींचने का कारण क्या है, ये समझ से परे। और जो मैंने बोला कि ये नाक की लड़ाई है, तो बिल्कुल ये नाक की लड़ाई वाली स्थिति है। लेकिन ये जितना लंबा खींचेगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट उतनी ही फंसेगी इसके अंदर। आप जैसे अपने आप को कानून से ऊपर मानते, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें संविधान में वो प्रावधान मिले हुए हैं। और एक केस तो आप लोग को याद ही है, जस्टिस यशवंत वर्मा का। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जले हुए या अच्छे जो भी नोट मिले, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी पाया ना, जांच कमेटी बैठाने के बाद में। पूर्व जजों की बेंच ने ही जांच की थी और सही पाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः ही संज्ञान लेकर अपने जज साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते। तो लगता कि भाई आर्टिकल 142 की बात बहुत होती है इस देश में, तो उस आर्टिकल 142 का यूज उस समय में सुप्रीम कोर्ट करना क्यों भूल जाता है? उसमें भी तो यूज करना चाहिए ना, तो वहां तो यूज करने के लिए याद नहीं आता। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दी अपनी दलील में कहा कि राज्य विधान मंडल की संप्रभुता भी संसद की संप्रभुता जितनी ही महत्वपूर्ण है। क्या राज्यपाल को इसमें देरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए? यह एक अहम सवाल। तो कपिल सिब्बल साहब से मैं पूछना चाहता हूं, जब आर्टिकल 370 को हटाया जा रहा था, उस समय आप किस बिना पर यह दलील दे रहे थे कि राज्यपाल के पास बहुत पावर होता है, वो अगर नहीं चाहेगा तो संसद आर्टिकल 370 को हटा ही नहीं सकती? और आज आप कह रहे हैं कि राज्यपाल कैसे रोक सकता है इसको? राज्यपाल के पास तो कोई पावर ही नहीं है। और साथ ही साथ इसमें एक बात हो कि ये लोग मनोनीत हैं, चुन करके नहीं आए। तो एक सवाल ये भी उठता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहब लोग हैं, वो भी तो मनोनीत ही हैं, और वो खुद अपने आप को मनोनीत करते हैं। यहां तो कम से कम जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुने हुए लोग के द्वारा मनोनीत होते हैं या केंद्र सरकार करते हैं। लेकिन जज साहब को कौन मनोनीत करता है? वो तो अपने आप को ही मनोनीत कर लेते हैं। या एक तरह से उनका जो कॉलेजियम सिस्टम, उनका जो अपना घर है, उसी में से एक व्यक्ति को खानदानी परंपरा इसको कह सकते हैं दूसरी और सरल भाषा में, कि जिसका बाप बन गया, किसी का चचा बन गया, किसी का मामा बन गया, किसी का कोई बन गया, तो उसके आने वाले पीढ़ी में जो है वो भी उस कुर्सी पर बैठेगा ही, क्योंकि सबको उसके अंदर में घुसना है। तो जिनके पूर्वज उस कुर्सी पे बैठ गए हैं, तो उनके बाल बच्चे भी उस कुर्सी पे बैठेंगे ही बैठेंगे। तो आप भी मनोनीत ही हैं। ये बात कपिल सिब्बल साहब को भी समझनी चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि उनको समझ में नहीं आती, लेकिन किस समय में बैकफुट पे जाना है और किस समय में आगे आना,
ये मुझे लगता है कपिल सिब्बल बहुत अच्छी तरह से जानते, नहीं तो मोटा फीस कैसे मिलता है, ये भी तो बात है ना। सुप्रीम कोर्ट सवाल करता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल ने अगर तय समय सीमा का पालन नहीं किया तब क्या होगा। और जो बात मैंने बोली कि ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अगर जो सीमा तय की जाती उसमें अगर इसका पालन नहीं करता तब क्या करें। ठीक है, मैं एक बात के लिए मान लूं कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसको इंटरफेरेंस करना चाहिए, जो भी है उसको बिल को उसको पास करवा देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। राज्य भी जो है उनके लोग भी चुन करके जनता के द्वारा उनके प्रतिनिधि है, उनको भी काम करने का मौका मिलना चाहिए। मोटे तौर पे ये एक सवाल किया गया। लेकिन अगर कोई राज्य एक ऐसा कानून ले आए कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता और राज्यपाल उसको 3 महीने के लिए रोक दे और फिर वो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाए, ऐसे मामले में और ऐसे बिल अगर पास हो जाते तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें हो सकती है ना, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए अपनी ही शक्तियों पर संदेह व्यक्त किया। विधेयकों पर निर्णय के बारे में समय सीमा तय करने और तय सीमा में निर्णय न लेने पर कोर्ट द्वारा स्वतः मंजूरी डीम्ड एसेंट पर भी सवाल किए। अब ये सवाल किए जा रहे हैं, पहले ये सवाल नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवई साहब की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से भी पूछा कि अगर टाइमलाइन का पालन नहीं किया जाता तो क्या होगा, अगर विधेयकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या कोर्ट डीम्स एसेंट दे सकता है, क्या कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा आदेश देने का अधिकार है। इस पर न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने पूछा कि क्या कोर्ट राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में जाकर उपयुक्त तीनों विकल्पों पर विचार कर सकता है। सिंघवी ने कहा, कोर्ट द्वारा समय सीमा तय करने को जायज ठहराते हुए कहा कि जहां संविधान मौन है वहां कोर्ट शून्यता भर सकता है और आदेश दे सकता है। उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में दिए गए कोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया। अभी तो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, लेकिन जो सवाल मेरा था कि अगर कोई राज्य इस प्रकार की अनपेक्षित किसी बात को अपने संसद से पास कर देता है जो कि इस देश के लिए ठीक ना हो, राज्यपाल उसको रोक दे, राष्ट्रपति उसको रोक दे और वो स्वतः बिल बन जाए और वो मामला उठ करके सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। और जो आर्टिकल 32 की बात हो रही थी, तो आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, राज्यों के लिए नहीं है। जो राज्य पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट, इस पर जब सुनवाई हो रही थी तो केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि अगर राज्यपाल अनिश्चित समय तक विधेयक रोक कर रख सकते हैं तो जल्दी शब्द का महत्व खत्म हो जाता। हालांकि केंद्र सरकार के तर्क दिया था कि राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकती क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते। आप किसी कानून की विवेचना कर सकते, आप नया कानून नहीं बना सकते, या संसद के द्वारा पास किए गए किसी कानून को आप बदल नहीं सकते। और आप इतने ही ज्ञानी हैं तो अभी बिल पर सुनवाई होने के बाद आपने रोक करके क्यों रखा हुआ है। वक्त बिल का मामला था ना,
गवई साहब अध्यक्षता लेने के बाद ही तुरंत बाद 15 मई के बाद इस पे सुनवाई हुई थी और इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस पर कब सुनवाई करें? अगर केंद्र सरकार बोल दे कि सुप्रीम कोर्ट 1 साल तक इस विधेयक को फैसला नहीं सुनाता, पास तो हो ही गया, कुछ और कह दे कि वो जज ही बर्खास्त हो जाए, तब जज साहब क्या करेंगे? ये तो वही बात हो गई ना कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाकर उनके अधिकारों में दखल देना ये बिल्कुल जायज नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता। दरअसल मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था ये सवाल कि क्या अदालत राज्यपाल और राष्ट्रपति के बिलों पर फैसला करने के लिए समय सीमा तय कर सकती है, और इसी पे ये सुनवाई लंबी चल रही है। और ऐसा देखकर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही इसमें फंसते चला जा रहा है। ये सुनवाई कितनी लंबी चलेगी, कि आगे किसी बेंच को 7 जजों की बेंच को भेजा जाता है कि 13 जजों की बेंच को भेजा जाएगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये बातें समझ में आने लगी कि उनके जो 2 जजों ने फैसले किए वो गलत है। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।